हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नई वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है 1206 टू 1707 AD और इस बुक का कोड है DSC 1C हिस्ट A203। तो ये जो बुक है आज हम डिस्कस करेंगे। ये बुक मेजर और माइनर दोनों के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस बुक को। ये विषय सूची है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 चैप्टर्स है। इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण 13वीं से 15वीं सदी तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे। भारत में जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी वो 1206 ईस्वी में हुई थी और वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो सबसे पहले जो भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और वो 1206 ईस्वी में की थी। ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। इस वंश के शासकों ने 1290 ईस्वी तक शासन किया। इसको गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के सभी सुल्तान या तो स्वयं गुलाम रह चुके थे या वे गुलाम सुल्तानों की संतानें थे। इन सुल्तानों की राजधानी दिल्ली थी, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक संगठन का वास्तविक श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन आपको एक नंबर में आ सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है आपको एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले भारत में जो है गुलाम वंश की स्थापना हुई थी वो 1206 ईस्वी में हुई थी और इस गुलाम वंश का अंत हुआ था 1290 ईस्वी में। उसके बाद 1290 ईस्वी में ही खलजी वंश की स्थापना हो चुकी थी और वो की थी जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी जी ने। उसने 1296 ईस्वी तक शासन किया। 1290 ईस्वी से उसने 1296 ईस्वी तक शासन किया। यह बहुत दयालु सुल्तान था के जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी जी थे वो बहुत ही दयालु थे। उसने मलिक छज्जू जिसने उसके विरुद्ध बगावत की थी उनको भी माफ़ कर दिया था। वह इतना नरम दिल था कि उसने चोरों और डाकुओं को भी कभी सज़ा नहीं दी थी। वो बहुत ज़्यादा नरम दिल के थे, ठीक है। वो कभी चोरों और डाकुओं को भी सज़ा नहीं देते थे। उसने प्रसिद्ध सूफी संत सिद्धि मौला को मृत्युदंड देकर एक भारी भूल की थी। उसने रणथंभौर के किले पर केवल इसलिए आक्रमण नहीं किया था क्योंकि इस कारण बहुत से मुसलमानों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ता, ठीक है। 1292 ईस्वी में जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण करके सुल्तान की शक्ति को ललकारा तो उसने उनको पराजित कर अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया। क्योंकि मंगोल बहुत ही निर्दयी जाति मानी जाती थी, तो सुल्तान ने उनको पराजित कर अपनी बहादुरी का परिचय दिया। उसके शासनकाल में भिलसा और देवगिरी की विजय प्राप्त की गई। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खलजी ने जलालुद्दीन फिरोज शाह खलजी का कत्ल कर दिया और स्वयं सुल्तान बन गया। फिर अलाउद्दीन खलजी जी ने 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोलों ने भारत पर 6 बार आक्रमण किए। अलाउद्दीन खलजी ने अपनी योग्यता के आधार पर इन सभी आक्रमणों को असफल कर दिया। परिणाम स्वरूप जहां वह दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखने में सफल रहा वहां उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। वह एक महान विजेता भी था। उसने उत्तरी भारत के गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़ और मालवा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों पर विजय प्राप्त करके उनको दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया। दक्षिणी भारत में उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरा पर विजय प्राप्त की। इन विजयों को प्राप्त करने में अलाउद्दीन खलजी के सेनापति मलिक काफूर ने बहुत प्रशंसनीय योगदान दिया। अलाउद्दीन खलजी ने दक्षिण के इन प्रदेशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित न करके
अपने सफल नीतिज्ञ होने का प्रमाण दिया। अलाउद्दीन खिलजी न केवल महान विजेता और बहादुर योद्धा ही था, अपितु एक कुशल शासक प्रबंधन भी था। इसके अलावा वह एक महान अर्थशास्त्री भी था। और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है और जो खिलजी वंश था उसका अंत हो जाता है। तो 1320 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने भारत में तुगलक वंश की स्थापना की। अपने 5 वर्षों के अल्पकालीन शासन के दौरान उसने न केवल दिल्ली सल्तनत को ही संगठित किया, अपितु इसका विस्तार भी किया। उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शिक्षित और विख्यात सुल्तान था। उसे नई नई योजनाओं का निर्माण करने का बहुत शौक था। उसने अपने शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी के दौरान अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तित की, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली जारी की, दोआब में कर वृद्धि की, कृषि सुधार की योजना लागू की तथा खुरासान और कराची को विजित करने के प्रयास किए। दुर्भाग्यवश उसकी यह समस्त योजनाएं किसी न किसी कारण विफल रही, जिसके कारण साम्राज्य को बहुत क्षति पहुंची। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के उपरांत 1412 ईस्वी तक उसके 6 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये सभी शासक अयोग्य और निकम्मे प्रमाणित हुए। परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का पतन और तीव्र हो गया। तुगलक काल की जानकारी के हमारे प्रमुख स्रोत अमीर खुसरो का तुगलकनामा, ज़ियाउद्दीन बरनी की फुतूहात ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ की तारीख है फिरोज शाही, तैमूर की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी, मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता का यात्रा वृतांत, किताब उर रिहला, तुगलक सुल्तानों द्वारा जारी किए गए सिक्के तथा उनके द्वारा बनाए गए भवन हैं। तो ये कुछ स्रोत थे तुगलक काल की जानकारी के, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तुगलक वंश के पतन के पश्चात खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। फिर 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो जाता है। फिर सैयद वंश की स्थापना होती है और वो 1414 ईस्वी में खिज्र खां के द्वारा की जाती है। जिस समय वह सिंहासन पर बैठा तो उस समय उसके समक्ष अनेक समस्याएं थीं, किंतु उसने अपनी सूझबूझ द्वारा इन्हें दूर करने में सफलता प्राप्त की। उसने अपने शासनकाल में सफलतापूर्वक विद्रोहों का दमन किया। उसने लाहौर, ग्वालियर, गुजरात व बयाना के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह सिंहासन पर बैठा। उसने खोखरों के प्रसिद्ध नेता जसरथ के विद्रोह तथा तावर हिंद के सूबेदार पोलाद के विद्रोह का सख्ती से दमन किया। उसने मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही की रचना कर उसके नाम को इतिहास में सदैव के लिए अमर कर दिया। 1434 ईस्वी में मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा। वह तथा उसके पश्चात 1445 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने वाले शासक अलाउद्दीन आलम शाह अयोग्य प्रमाणित हुए। उसके बाद जो है लोधी वंश का आरंभ हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में जो अंतिम वंश था वो लोधी वंश था। इस वंश की स्थापना वह लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। उसने 1489 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अमीरों के साथ अच्छे संबंध बनाए तथा उन्हें बराबरी का दर्जा दिया। उसने अहमद खां, मेवाती, दरिया खां, ईसा खां, मुबारक खां एवं कुतुब खां के विद्रोहों का दमन किया। उसके बाद 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर लोधी सिंहासन पर बैठा। उसने अपने बड़े भाई बरबक शाह के विद्रोह का दमन कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। फिर 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। उसने जलाल खान के विद्रोह का दमन किया। उसने 1518 ईस्वी में ग्वालियर पर विजय प्राप्त की। इसी वर्ष उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। फिर इब्राहिम लोदी ने अमीरों के प्रति दमन की नीति अपनाई। वह बहुत घमंडी एवं हठी स्वभाव का था। परिणाम स्वरूप उसके शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए। वह 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर से पराजित हो जाता है।
इस प्रकार भारत में लोधी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ एवं भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का जो काल था, शासनकाल, वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक स्थापित रहा। जो दिल्ली सुल्तानों का शासन था वो निरंकुशता एवं शक्ति पर आधारित था। निरंकुशता मतलब सुल्तान की मनमानी चलती थी, जो सुल्तान चाहता था वैसा ही प्रजा को करना पड़ता था। ठीक है, सुल्तान ही राज्य की सभी शक्तियों का केंद्र था, अर्थात कि सुल्तान के हाथों में ही राज्य की सारी शक्तियाँ थी। सुल्तान जैसा चाहता था प्रजा को वैसा करना ही पड़ता था। जो सुल्तान के मुंह से निकला हर शब्द प्रजा के लिए जो था कानून बन जाता था। अतः एक शक्तिशाली एवं योग्य सुल्तान ही अपनी सत्ता को बनाए रख सकता था। जो सुल्तान योग्य और शक्तिशाली होता था वही अपनी जो सत्ता को कायम रख सकता था। जब कभी भी कोई अयोग्य सुल्तान सिंहासन पर बैठता था तो साम्राज्य में उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगते थे। साम्राज्य में अव्यवस्था फैल जाती थी, चारों ओर अराजकता फैल जाती थी। ऐसी स्थिति में उस सुल्तान को अपने शासनकाल के दौरान अनेक कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इल्तुतमिश, बलबन तथा अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बनाने तथा शासन प्रबंध को सुधारने में प्रशंसनीय योगदान दिया। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया है कि सबसे पहले जो है भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, वो 1206 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद जो है खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। फिर हमने पढ़ा कि 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। फिर तुगलक वंश के पतन के बाद 1414 ईस्वी में सैद वंश की स्थापना हो जाती है। जो अंत में फिर लोधी वंश के राजवंशों ने शासन किया। उन्होंने 1526 ईस्वी तक शासन किया। तो अब हम इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, गौरी तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे? या पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि तुर्कों की सफलता व राजपूतों की असफलता के क्या कारण थे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको आंसर तो इसका एक ही है। क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसका आंसर ये देना है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। गौरी तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे? तो जो राजपूत थे वो अपनी बहादुरी तथा साहस में तुर्कों से किसी भी तरह कम नहीं थे। वे अपनी बहादुरी के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसके बावजूद 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किए तो उनको फिर निरंतर ही पराजय का सामना करना पड़ रहा था। उस समय उनके राज्यों का जो था एक एक करके अंत हो गया था। राजपूतों की पराजय तथा तुर्कों की जो विजय थे उसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे, जो इस प्रकार से। नंबर 1 है राजनीतिक कारण। जो राजनीतिक कारण था वो सबसे पहला कारण है। ठीक है, तुर्कों के आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक एकता की बहुत कमी थी। समस्त देश छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था जिनमें परस्पर युद्ध होते रहते थे। उनमें पारस्परिक शत्रुता इतनी अधिक थी कि किसी विदेशी आक्रमणकारी द्वारा किए गए आक्रमण के समय भी वे एकत्रित होकर युद्ध नहीं करते थे। इसके विपरीत वे एक दूसरे को परास्त होता देख बहुत प्रसन्न होते थे। उदाहरणतः जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया तो कन्नौज के शासक जयचंद्र राठौर ने उसका साथ न दिया। इस प्रकार जब गौरी ने जयचंद्र राठौर के राज्य पर आक्रमण किया तो चौहान शासक खामोश रहा। परिणामस्वरूप तुर्कों के लिए राजपूतों को पराजित करना आसान हो गया। राजपूतों के पास राजनीतिक एकता की कमी थी, उचित संगठन भी नहीं था तथा योग्य नेतृत्व की बहुत ज़्यादा कमी थी, जिसके कारण उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। दूसरा कारण है स्थायी सेना की कमी। राजपूत शासकों के पास स्थायी सेना की कमी उनकी पराजय का एक प्रमुख कारण बनी। वे अपनी सेना के लिए सामंतों पर निर्भर रहते थे। इसकी कई कमियां थी। प्रथम, इन सैनिकों में अनुशासन की कमी होती थी। द्वितीय, प्रत्येक सामंत के सैनिकों के युद्ध का ढंग भिन्न भिन्न होता था। उनके बीच आपसी तालमेल की कमी थी। तृतीय, ये सैनिक राजा की अपेक्षा अपने सामंत के प्रति अधिक वफादार होते थे। इसके विपरीत तुर्क आक्रमणकारियों के पास शक्तिशाली स्थायी सेना होती थी। ये सैनिक बहुत अनुशासित होते थे। वे अपनी अंतिम सांस तक अपने सुल्तान के प्रति वफादार रहते थे।
इसके अतिरिक्त तुर्क सैनिक योजनाबद्ध ढंग से संगठित होकर युद्ध करते थे, अतः राजपूतों की पराजय तथा तुर्कों की विजय निश्चित थी। तीसरा कारण है तकनीकी कारण। तुर्कों की अपेक्षा राजपूतों के युद्ध के ढंग बहुत प्राचीन थे। राजपूत सेना में अधिकतर संख्या पैदल सैनिकों की थी। इनकी गतिशीलता बहुत कम थी। वे रणक्षेत्र में शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। राजपूतों की सेना में हाथियों को बहुत महत्व दिया जाता था। शत्रु की सेना को कुचलने के लिए उनको सदैव सेना में आगे रखा जाता था। घमासान युद्ध के समय हाथी आमतौर पर बिगड़ जाते थे तथा पीछे की ओर भागते हुए अपने ही सैनिकों को कुचल देते थे। राजपूतों के पास घुड़सवार सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। उनके घोड़े भी अच्छे नस्ल के नहीं होते थे। इनके अतिरिक्त राजपूत सैनिकों के अस्त्र शस्त्र भी बहुत प्राचीन थे। उनके मुख्य हथियार तलवार तथा बर्छे थे। इनका प्रयोग शत्रु के नजदीक आने पर ही किया जा सकता था। दूसरी ओर तुर्क नेता युद्ध के नवीन ढंगों से भली प्रकार परिचित थे। उनकी सेना में अधिकतर संख्या घुड़सवार सैनिकों की थी। ये सैनिक द्रुत गति से शत्रु की सेना पर आक्रमण कर सकते थे। उनके घोड़े भी बढ़िया नस्ल के होते थे। तुर्क सैनिक धनुष बाण चलाने में भी निपुण थे। इनके प्रयोग से वे शत्रु पर दूर से ही आक्रमण कर सकते थे। इनके अतिरिक्त तुर्कों की व्यूह रचना भी श्रेष्ठ होती थी। वे इतने बढ़िया तीरंदाज थे कि तैराकी करते हुए या पूरी रफ्तार से घुड़सवारी करते हुए भी उचित निशाना लगा सकते थे। चौथा कारण है तुर्कों की अच्छी युद्ध नीति। तुर्कों की विजय के लिए उनकी बढ़िया युद्ध नीति बहुत सीमा तक जिम्मेदार थी। वे किसी भी युद्ध से पूर्व शत्रु की शक्ति तथा उसकी कमजोरियों का पूर्ण परिचय प्राप्त कर लेते थे तथा फिर उससे पूर्ण लाभ उठाते थे। वे प्रत्येक बार अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन कर लेते थे ताकि शत्रु दुविधा में पड़ जाए। दूसरी ओर राजपूत पारंपरिक युद्ध नीति का ही प्रयोग करते थे। वे विकसित देशों की युद्ध नीति से परिचित नहीं थे। परिणाम स्वरूप उनकी पराजय होना स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त तुर्क सेनापति किसी भी युद्ध के समय अपनी कुछ सेना को आरक्षित रख लेते थे। दूसरी ओर राजपूत सेनापति एक ही बार अपनी सेना को रणक्षेत्र में भेज देते थे। जब यह सेना थक कर चूर हो जाती थी तो तुर्कों की आरक्षित सेना उन पर आक्रमण कर देती थी। इस कारण तुर्कों की पराजय कई बार विजय में बदल जाती थी। तो पांचवा कारण है राजपूतों का आदर्श। राजपूत युद्ध के समय भी अपने उच्च आदर्शों को नहीं छोड़ते थे। वे निहत्थे भागते हुए या आश्रय में आए शत्रु पर भी आक्रमण नहीं करते थे। वे न ही कभी शत्रु स्त्रियों तथा बच्चों पर प्रहार करते थे। इनके अतिरिक्त वे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कभी भी अनुचित ढंगों का प्रयोग नहीं करते थे। दूसरी ओर तुर्क युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आदर्शों की कोई परवाह नहीं करते थे। इसलिए वे प्रत्येक अच्छा या बुरा ढंग अपनाने के लिए सदैव तैयार रहते थे। अगर उनको अपनी पराजय निश्चित नजर आती तो वे युद्ध क्षेत्र से भाग जाते थे ताकि वे अपनी सेना को पुनः संगठित करके शत्रु पर अधिक बलपूर्वक आक्रमण कर सके। इसके विपरीत राजपूत युद्ध क्षेत्र से भागना अपनी शान के विरुद्ध समझते थे। राजपूतों के ये उच्च आदर्श उनके लिए बहुत विनाशकारी सिद्ध हुए। छठा कारण है तुर्कों के विशाल साधन। तुर्कों ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया हुआ था, इसलिए उनके पास साधनों की कोई कमी नहीं थी। सेना में भर्ती होने के लिए युवकों की हर समय भीड़ लगी रहती थी। उन्हें गुणों के आधार पर सेना में भर्ती किया जाता था। दूसरी ओर राजपूतों के राज्य बहुत छोटे छोटे थे। परिणाम स्वरूप उनके पास अपेक्षित साधनों की बहुत कमी थी। सेना में भर्ती होने वाले युवकों की भी कमी थी, इसलिए जो भी सेना में भर्ती होने आता था उसको बिना सोच विचार के भर्ती कर लिया जाता था। ऐसी सेना का पराजित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सातवां कारण है तुर्कों के अनुभवी जर्नैल। तुर्कों के जर्नैल जैसे महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, बख्तियार खलजी तथा कुतुबुद्दीन ऐबक आदि राजपूतों के मुकाबले अधिक अनुभवी तथा दूरदर्शी थे। उन्होंने मध्य एशिया में अनेक युद्ध किए थे, इससे वे युद्ध के आधुनिक ढंगों से भली प्रकार परिचित थे। इसके अतिरिक्त तुर्कों के जर्नैल जन्मजात योद्धा भी थे। उनकी सूझबूझ अधिक तेज थी। विषम से विषम परिस्थितियों में भी वह अपना आत्मविश्वास नहीं खोते थे। दूसरी ओर राजपूतों के जर्नैल जैसे जयपाल, भीमदेव, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद राठौर, यद्यपि
काफ़ी बहादुर थे, परंतु तुर्कों के मुकाबले वे कम अनुभवी तथा कम दूरदर्शी थे। इसी कारण उनके द्वारा युद्ध क्षेत्र में की गई किसी न किसी भारी भूल के कारण तुर्कों ने भरपूर लाभ उठाया और राजपूतों को कड़ी पराजय दी। 8वां कारण है सामाजिक कारण। राजपूत समाज विभिन्न जातियों तथा उपजातियों में बंटा हुआ था। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से घोर घृणा करते थे, इसलिए घोर संकट के समय भी उन्होंने एकजुट होकर शत्रु का सामना न किया। देश की सुरक्षा करना केवल क्षत्रियों का कार्य था, इसलिए दूसरी जाति के लोगों को सैनिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसलिए जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना अपना कर्तव्य नहीं समझता था। दूसरी ओर तुर्कों में वर्ग विभेद नहीं था, इसलिए उनमें पारस्परिक भाईचारे तथा समानता की भावना थी। राजपूतों के साथ युद्ध के समय वे एकत्रित तथा एकजुट होकर युद्ध करते थे। फलस्वरूप राजपूतों को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। डॉक्टर के निज़ामी का यह कहना है बिल्कुल ठीक है। भारतवासियों की पराजय का वास्तविक कारण उनकी सामाजिक व्यवस्था और घृणित वर्गात्मक विभिन्नता थी, जिसने समस्त सैन्य संगठन को जर्जर और दुर्बल बना दिया था। अब लास्ट जो कारण था इसका वो था धर्म का प्रभाव। भारतीयों में धर्म के कारण बहुत से अंधविश्वास प्रचलित थे। वे भाग्य तथा ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों पर बहुत विश्वास रखते थे। इसके कारण वे बहुत लापरवाह हो गए थे। दूसरी ओर तुर्क सैनिक अंधविश्वासी नहीं थे। धर्म उनके लिए उत्साह का एक मुख्य स्रोत था। उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए युद्ध किए। उन्होंने अपने युद्धों को जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नाम दिया। उनको पूर्ण विश्वास था कि अगर वे विजय रहे तो वे गाजी अर्थात धर्म प्रचारक कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त वे भारत की असीम संपत्ति के मालिक होंगे। अगर वे युद्ध करते करते शहीद हो गए तो वे सीधे जन्नत स्वर्ग में जाएंगे। इस प्रकार धर्म ने जहाँ भारतीयों को कायर तथा कमज़ोर बनाया, वहाँ मुसलमानों को अधिक साहसी बनाया। तो हमने राजपूतों की पराजय तथा तुर्कों की विजय के लिए जो कारण थे वो डिस्कस कर लिए हैं। तो ये 9 कारण उत्तरदायी थे तुर्कों की विजय और राजपूतों की पराजय के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही हो।